गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसको पढ़ने से पहले जो इसका बेसिक है उस बेसिक को हमने पढ़ा था। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अब इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए अपने को जो देखना है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि जो डाइजेशन हम कल जिसकी बात हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन से पार्ट वहाँ काम करते हैं, तो वो सारी बातें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से सीखने को मिलेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है एलिमेंट्री केनाल, जिसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना हुआ है किसी है एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल से मिलके बना हुआ है, यानी कि डाइजेशन जो हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स, कुछ ग्रंथियां यहाँ पर काम करती है, उनको भी हम याद लेते हैं और इनको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, असेसरी ग्लैंड। क्लियर? देखो, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें आज पढ़ना है एलिमेंट्री केनाल होती क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि ह्यूमन डाइजेशन जो हो रहा है उसकी ओपनिंग माउथ से हो रही है और एंड जो पार्ट था वो एनस हमने पढ़ा था। देखो, माउथ और एनस जो है वो कंप्लीट एक ही पार्ट है। वो बता दूं मैं आपको कि एलिमेंट्री केनाल के ही वो पार्ट है, एक आगे वाला पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है। ठीक है, यानी कि जहां से एलिमेंट्री केनाल की ओपनिंग होती है वो तो क्या है माउथ, और जहां उसकी एंडिंग है, जहां से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है वो क्या है एनस। क्लियर? देखो, एलिमेंट्री केनाल को हम पढ़ेंगे और असेसरी ग्लैंड यानी कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं जो डाइजेशन में अपना रोल निभाती है। देखो, ये दो नाम आप नोट कर लो, उसके बाद अपन एलिमेंट्री केनाल के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट के नाम हम पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है? लिख लिया होगा। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल के बारे में। देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, कौन सा पार्ट कहाँ होता है और उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें आपको पता होगी तो आगे का वो जो पार्ट है डाइजेशन का वो आपके समझ में आएगा। यदि ये वाला पार्ट ही आपके समझ में नहीं आया तो आगे डाइजेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में आपको समझाऊंगा, बस आपको इतना करना है, केवल 10 मिनट मेरे साथ रहना है और इसको ढंग से समझना है। देखो, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट जो हमने लिखा है एलिमेंट्री केनाल। तो एलिमेंट्री केनाल जो है उसकी ओपनिंग की बात करते हैं। मैं एक व्यक्ति बना रहा हूं यहां पे, ज्यादा सुंदर नहीं है ये। देखो, क्लियर? इसमें आपको दिख रहा है इसके नाक और मुंह इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो यहां मैं बात कर लेता हूं कि नाक से जो केविटी या एक ट्यूब जो अंदर की ओर जा रही है इस प्रकार से, क्लियर? ये वाली, यानी कि नाक के जो अंदर की जो ओपनिंग है वो आपको यहां दिखाई दे रही है कि नाक से एक ट्यूब यहां जा रही है। क्लियर? अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये जो नीचे माउथ है, देखो ये रहा, यहां पर क्या है बच्चों माउथ, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं नोस्ट्रिल, नासा छिद्र। ठीक है, यहां पर आप देख लो ये रहा,
ये जो बड़ा पार्ट है जहां पर अपना मुंह अंदर से जो खुल रहा है ओपनिंग, ये वाला पार्ट, और ये कॉमन डक्ट यहां पर आ रही है। क्लियर? देखो अभी यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक बार इनके नाम साथ साथ ही अपन पढ़ेंगे। देखो नोस्ट्रिल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये माउथ के जस्ट आगे ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों बक्कल केविटी। बक्कल केविटी अपनी जो मुख गुहा, यानी कि जब अपन मुख को खोलेंगे, खोलने के बाद में जो अंदर आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है जिसमें आप जो भी रख के अंदर ले जाते हो, वो सारी वो क्या है? बक्कल केविटी, मुख गुहा। मुख गुहा के नीचे यदि आप देख पा रहे हो तो यहां पर देखो ये ट्यूब एक नीचे आ रही है, और इस ट्यूब की एक ओपनिंग, याद करो मैंने आपको यहां इसमें पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, याद आएगा? और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग से डिवाइड हो रहा था, और एक जा रहा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देखो यहां पर ये जो कॉमन डक्ट है, कॉमन ट्यूब है, इस कॉमन ट्यूब का नाम क्या है? क्या इसको बोलते हैं? बताना की कोशिश करना। देखो क्या कहते हैं इसे, बोलो। नहीं याद आएगा? इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिंग्स। और यदि हम बात करते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा रहा है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये जो ट्यूब जा रही है अंदर की ओर, ये इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेकिया। ये आपको याद रखना। देखो यहां तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार दोबारा सुनना। नाक, नाक वाला जो पार्ट है, नहीं यहां पर जो ओपनिंग उसको बोल रहे हैं नोस्ट्रिल। इतना याद रखना है। जब हम दोबारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। माउथ की जो ओपनिंग है, यानी कि ये माउथ हो गया, माउथ के अंदर की जो ओपनिंग है उसको हमने क्या नाम दिया है? बक्कल केविटी नाम दिया है। बक्कल केविटी और नोस्ट्रिल से जो ट्यूब आ रही है वो दोनों आके कॉमन डक्ट बन गई। इसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्वेश्चन आता है भोजन और वायु, ठीक है ना, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन जो वे होता है, कॉमन जो रास्ता होता है, उसका क्या नाम है? फेरिंग्स होता है। याद रह जाएगा। उसके बाद देखो फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है बच्चों। एक को क्या नाम दे दिया हमने? ट्रेकिया। दूसरे को क्या नाम देंगे? देखो ये चेस्ट में एक ट्यूब आ रही है बड़ी सी, और इस ट्यूब का नाम है इसोफेगस। क्या नाम है बच्चों? इसोफेगस। यहां पर आप देखोगे, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रसनी। यहां पर ये आपका स्टोमक, आमाशय, समझ में आ रहा? दिख रहा है? इसोफेगस की ओपनिंग कहां हो रही है बच्चों? स्टोमक में हो रही है। मैं यहां पर इसका नाम बता देता हूं आपको, ये आमाशय, स्टोमक। देखो ये स्टोमक का एंडिंग पार्ट हो गया, और यहां से नई ट्यूब यहां आपको दिखाई दे रही है। देखो ये जो राउंड पार्ट है, यू शेप, क्या दिखा रहा है? यू शेप, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहां इस प्रकार से ऐसे होती है बच्चों। ऐसे थोड़ा सा इसको अपन अच्छा सा बना लेते हैं। हाँ जी, ठीक है ना? यहां पर इसको थोड़ा सा यू शेप में बना लेते हैं इसे। अब दिख रहा है आपको यू शेप, ये वाला पार्ट। और बच्चों ये जो यू शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूडेनम। ठीक है? स्टोमक का आगे जो है, स्टोमक का जो आगे का पार्ट है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रारंभिक भाग है, जो यू शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। अब आप यहां देखो,
कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार से है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, उसके आगे का पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट है, यहाँ पर एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध, क्या एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध यहाँ पर होता है ये। और बच्चों इस अंगुलीनुमा प्रवर्ध को क्या बोलते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। अब यहाँ पर आप नोट करना कि देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका आगे वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा होता है और इस प्रकार से यहां नहीं मिलता है। ये क्लियर। देखो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। नोट नहीं करना, एक बार आप समझ लो, उसके बाद में मैं आपको नोट करने का पूरा टाइम दूंगा। वर्मीफोरम अपेंडिक्स हो गया। अब बात करेंगे अपन छोटी आंत की। देखो जो छोटी आंत जो है स्टोमक से जुड़ी हुई है, यानी कि स्टोमक का जो आगे का पार्ट है वो कहाँ खुल रहा है, छोटी आंत में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो यू शेप है, स्टोमक से जुड़ा हुआ है, क्या नाम दे दिया उसको, ड्यूडेनम। अब देखो ड्यूडेनम के जो आगे का पार्ट है ये वाला, ठीक है, इस आगे वाले पार्ट को नाम देते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के आगे का ये जो राउंड से पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम। और जेजुनम के जो लास्ट पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसको बोलते हैं बच्चों इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। अब देखो इलियम छोटी आंत का पार्ट है और यहाँ ये बड़ी आंत का पार्ट है, इन दोनों के बीच में छोटी सी अंगुलीनुमा प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहा है, उसको हमने नाम दिया है वर्मीफोरम अपेंडिक्स। क्लियर। और वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो है वो किसके बीच में जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, याद रह जाएगा क्या। देखो अब यहां बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिक्कम। सिक्कम क्या बोलते हैं बच्चों, सिक्कम। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि स्टोमक का आगे का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार इसको छोड़ो, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जो आपको बड़ा पाइप सा दिख रहा है, या जो बड़ा है वो क्या है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का पहला भाग जो है उसका क्या नाम है बच्चों, सिक्कम नाम है। उसके बाद में ये यहां से लेके यहां तक क्या है बच्चों, सिक्कम है। अब उसके बाद में ये जो बड़ा पार्ट है यहां से लेके ये वाला कंप्लीट, इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलन बोलते हैं। ये यहां से लेके यहां तक का कोलन बोलते हैं। और ये जो एंडिंग पार्ट है यहां पर, इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है। और ये जहां लास्ट ओपनिंग जहां पर होती है इसको बोलते हैं बच्चों एनस। क्या बोलते हैं, एनस। समझ में आया। एक बार मैं साइड में इनके नाम नोट कर देता हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जैसे हम कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लू कलर में जो है वो क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। और उसके बाद में जो इसके से जुड़ा हुआ है उसको नाम क्या दिया हमने, लार्ज इंटेस्टाइन। दिख रहा है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों भाग किसके हैं, छोटी आंत के। देखो ये ब्लू कलर में जो पूरी दिख रही है वो क्या है, सारी सारी छोटी आंत। उसके बाद में ये क्या है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग हैं, कौन कौन से, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक बड़ा पार्ट है जिसका नाम है कोलन। और कोलन जो है देखो यहां पर ऊपर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है तो इस वाले पार्ट को नाम देते हैं असेंडिंग कॉलम। ठीक है, ये नीचे आ रहा है तो इसको नाम देते हैं डिसेंडिंग कॉलम। और ये जो ट्रांसवर्स है सीधा है, इसको क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? ट्रांसवर्स कर्व। यानी कि कॉलम के 3 पार्ट हो गए यहां पर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, या डिसेंडिंग से पहले पर बात कर लेते हैं कि जो बीच का पार्ट है उसको नाम क्या दिया? ट्रांसवर्स। और जो नीचे आ रहा है उसको डिसेंडिंग। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग जो पार्ट है उसको रेक्टम का है, रेक्टम की ओपनिंग कहां होती है? एनस में होती है। क्लियर है? यहां तक का समझ में आया? एक बार इसको दोबारा देखेंगे, 2 मिनट और सुनो। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका जो मेन पार्ट है जिससे वो मिलके बना है उसको हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। और बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाई है एलिमेंट्री कैनाल का पूरा एक सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, कहाँ पर होती है, किस प्रकार से अरेंज होती है। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग माउथ से है। माउथ में जहां इसकी ओपनिंग हो रही है कि जो हम माउथ के अंदर माउथ खोलते हैं तो अंदर जो आपको खालिस्तान जो दिखाई दे रहा है, एक कटोरी नुमा जो खालिस्तान दिखाई दे रहा है, उसको क्या नाम दे दिया? बक्कल कैविटी। ठीक है, एक एक बात यहां आप सुनोगे। बक्कल कैविटी के बाद में जो पार्ट है जहां पर नाक से आने वाली ट्यूब और ये बक्कल कैविटी वाली दोनों ट्यूब यहां पर खुल रही है उसको क्या बोल रहे हैं? फेरिंक्स कह रहे हैं। क्लियर? कॉमन पथ अभी बताया था मैंने आपको। फेरिंक्स हो गया। फेरिंक्स आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है अपना डाइजेशन की ओर, एक जा रहा है रेस्पिरेशन की ओर। तो रेस्पिरेशन की ओर जा रहा है उस ट्यूब का नाम क्या है? ट्रेकिया। हम करेंगे एक सड़क आ रही है और वो एक इधर चलेगी और एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये वाली ट्रेकिया, ये वाला इसोफेगस। इसोफेगस की ओपनिंग कहां हो रही है? स्टोमक में हो रही है। स्टोमक का जो आगे वाला पार्ट है जो जिसको हम कह रहे हैं कि ट्यूब में खुलता है उसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला स्टार्टिंग का पार्ट है जो स्टोमक से जुड़ा हुआ है उसको नाम क्या दे रहे हैं? ड्यूडेनम। देखो ड्यूडेनम से आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या नाम दे दिया? जेजुनम। जेजुनम से आगे जो एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट उसको क्या नाम दिया? इलियम। आगे देखो इलियम नाम दे दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि वर्मीफोरम अपेंडिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि वर्मीफोरम अपेंडिक्स पाया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कहीं भी नाम नहीं है, केवल इलियम और सिक्कम लिखा हुआ है कि इलियम और सिक्कम के बीच में। तो क्या आंसर जाएगा? इलियम और सिक्कम के बीच में, क्योंकि इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट और सिक्कम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट। उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा पार्ट है उसको हम कह रहे हैं कोलन। कोलन को जब ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग, सीधा है ट्रांसवर्स, नीचे आया डिसेंडिंग, उसके बाद में रेक्टम। ठीक है, रेक्टम जिसमें अपचित भोजन क्या होता है? स्टोर होता है। और लास्ट में क्या होता है? एनस। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो आप आराम से बैठ के बना लेना क्लास पूरी होने के बाद में। अभी आप इसका क्या ले लो? एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बता दिए मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट और कोलन के 3 पार्ट होते हैं वो भी क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पढ़ लेते हैं आगे।
असेसरी ग्लैंड के बारे में। यहां तक क्लियर है? चले आगे। देखो एलिमेंट्री केनाल हमने पढ़ ली है, अब पढ़ लेते हैं अपन सहायक ग्रंथियों के बारे में कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां असेसरी ग्लैंड्स हैं जो क्या करती है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करती है। देखो नंबर 1 पर, और इसको अपने को याद नहीं रखना है कि समझना है। जैसे आप याद करो कि अपन भोजन कर रहे हैं, या मान लो कि किसी बहुत बढ़िया सी डिश का नाम ले लिया, आप देखो कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो मुंह में पानी किस कारण से आ रहा है? माउथ, अभी जो हमने पढ़ा है बक्कल केविटी, क्योंकि भोजन को हम चबाते उसी के अंदर है। अब देखो बक्कल केविटी जो है, तो बक्कल केविटी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड्स को कहते हैं लाल ग्रंथियां। ठीक है, तो पहली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लाल ग्रंथि। क्लियर? यहां लिख देता हूं मैं, लाल ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में सबसे मेन पॉइंट पे यदि बात करते हैं जैसे सहायक ग्रंथियों में, असेसरी ग्लैंड्स में, तो कौन सी आ जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट है लीवर। ठीक है, और लीवर के बाद में आ जाएगा पेनक्रियाज, लीवर, यकृत, और पेनक्रियाज अग्नाशय। 10th क्लास में पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, यदि आपने पढ़ा हो, याद हो। चलो इतना याद कहाँ रहता है? लीवर और पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों, यानी कि मिक्स ग्लैंड भी तो बोल रहे थे इसको, पेनक्रियाज को, याद हो तो। ये अपनी एसेसरी ग्लैंड्स। क्लियर? नाम लिखो इनका, नोट करो एक बार, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया? असेसरी ग्लैंड भी होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि जब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक एलिमेंट्री केनाल और असेसरी ग्लैंड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और डाइजेशन कंप्लीट तो हो जाएगा, मेरी ओर से तो जाएगा, लेकिन यदि आपका समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं, आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यदि नीट क्लियर करना है तो। देखो अब यदि अपन बात करते हैं, इन दोनों के बाद में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका क्वेश्चन आता है कि अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जब भोजन टुकड़ों में टूट रहा है उसको क्या बोलते हैं, टूट गया उसके बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा प्रोडक्ट ऐसा बच जाता है, कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो देखो डायग्राम तो अच्छा बनता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कैसा भी बना देता हूँ, पूरा अपना समझ में आना चाहिए अपने को डायग्राम में क्या करना। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को कि हम डाइजेशन की शुरुआत करते हैं, तो डाइजेशन क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? डाइजेशन के लिए कुछ खाना पड़ेगा, मतलब हमने भोजन को माउथ से ग्रहण किया, अंतःग्रहण बोलते हैं बच्चों हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। ठीक है,
ये इंजेशन अंतःग्रहण, ठीक है, मैं दोनों नाम यहाँ बोल रहा हूँ, इंजेशन और अंतःग्रहण। क्या याद रखना है कि भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करना, खा लेना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक, अब देखो जब हम खाएंगे, बक्कल केविटी हमने यहाँ पढ़ी है, फेरिंक्स पढ़ा है, इसोफेगस पढ़ा है, इनसे होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चों, स्टोमक में आ जाएगा। हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो डायरेक्ट जाके कहाँ रुकता है, स्टोमक में रुकता है। देखो ये इसोफेगस, ये स्टोमक, समझ रहे हो क्या? यानी कि हम कह रहे हैं कि अंतःग्रहण हो गया, इंजेशन हो गया, यहां पर भोजन आ गया, उसके बाद में ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भोजन यहां पड़ा हुआ, साइक ग्रंथियों की अपने बात करिए तो बक्कल केविटी में है क्या, साइक ग्रंथियां, लीवर पेनक्रियाज है, उनकी ओपनिंग यहाँ पर, उनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये देख लेना कि ये जो टर्म्स है वो अपने को याद रखने। तो इंजेशन यानी कि वो जो ग्रंथियां हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास जो भोजन आ रहा है उसको पचा देने वाला, यानी कि भोजन का जो पाचन हम कर रहे हैं वो जरूरी क्यों है, वो जरूरी इसलिए है कि जो भोजन हम डायरेक्ट जो ग्रहण कर रहे हैं उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए उसको यानी कि बड़े पार्ट्स में होता है, छोटे में तोड़ना पड़ता है, अवशोषण होने लायक नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता उसका, तो अवशोषण योग्य उसको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए डाइजेशन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। डाइजेशन में एलिमेंट्री केनाल और साई ग्रंथियां दोनों होती है, तो साई ग्रंथियों और एलिमेंट्री केनाल मिलकर यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या अवशोषण होने योग्य बनाने की जो विधि है उसको क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, अपन डाइजेशन। समझ पा रहे हो? हमने मुख में भोजन खाया, मुख से, वो क्या है, इंजेशन है। उसके बाद में अपन कह रहे हैं कि यहां से होता हुआ स्टोमक, स्टोमक से छोटी आंत में जा रहा है और वहां पर पाचक ग्रंथियां जो है, पाचक रस जो है, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सारे क्या कर रहे हैं, उसको पचा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, उसको घुलनशील बना रहे हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डाइजेशन कह रहे हैं, पाचन कहते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, अंतःग्रहण। दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों, पाचन, यानी कि इंजेशन, और सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद में याद करो, लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी कि डाइजेशन होने के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में, हमारे शरीर की सेल्स को काम करने के लिए जरूरतमंद, जिनकी जरूरत होती है, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया, क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। और छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो गया है तो पाचन होने के बाद में ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ये भोजन अवशोषित हो जाएगा, और अवशोषित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितने पॉइंट हो गए अपने, पहला भोजन को खा लेना, इंजेशन, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या अवशोषित होने लायक बनाना, डाइजेशन, उसके बाद में ब्लड वेसल्स में या ब्लड के अंदर कोशिकाओं तक ले जाने के लिए ब्लड में उसको अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण जिसको हम कह रहे हैं। 3 पॉइंट हो गए, तीनों समझ में आ रहे हैं? देखो उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो, यानी कि जो भोजन काम का था, जिसका जो हमारी बॉडी के लिए काम का है, वो उसका तो क्या हो गया बच्चों, अवशोषण हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हमारी बॉडी में या भोजन में होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, उनका डाइजेशन भी नहीं होता है और उनको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो अपन बात करते हैं कि छोटी आंत के बाद में क्या थी बच्चों, बड़ी आंत थी। और बड़ी आंत का जो एंड पार्ट था उसका नाम क्या था बच्चों, रेक्टम। क्या नाम था, रेक्टम। अब देखो रेक्टम जो है, तो रेक्टम में ये वाला वो सारा भोजन जो है, कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन, वो यहाँ आपके स्टोर हो गया, और अब यहां से क्या होगा, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बाहर निकाल दिया बॉडी से, ये एनएस पार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस मेथड को
बॉडी से बाहर निकाल देना, इजेशन। बहिक्षेपण क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण बोलते हैं। देखो कितने पॉइंट पढ़े हमने, दोबारा सुनो। भोजन खा लेना, अंदर मुंह में डालना या उसको चबाना, अंदर जैसे भी जो भी हम कह लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में पचाना, डाइजेशन। ब्लड वेसल्स में डालना, एब्जॉर्प्शन। बॉडी से बाहर निकाल देना, क्या हो जाएगा? इंजेक्शन, बहिक्षेपण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। समझ में आ गया? ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है? बहिक्षेपण। इसको एक सीक्वेंस से अपने को याद रखना है और ये सीक्वेंस मैंने आपके सामने यहां बना दिया। क्लियर? नोट करो।